सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। दीपक दिस साइड। दोस्तों, मैं आपका आईलेट्स ट्रेनर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टास्क 1 का आईलेट्स क्रैश कोर्स लाया हूं। दोस्तों, वीडियो लॉन्ग होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको टास्क 1 के सारे फंडे क्लियर करने वाला हूं कि क्या हम टास्क 1 में इंट्रोडक्टरी में लिखें, क्या हम सेकंड पार्ट में लिखें, थर्ड में लिखें, फोर्थ में लिखें। आपके इसमें 7 से 8 पॉइंट पक्के हैं अगर आपने इस वीडियो को देख लिया। तो दोस्तों, पहले स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा कि आप उस पीडीएफ को अगर कर लेते हैं तो पेपर में 90% आने के उनके चांसेस है। दोस्तों, मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा। मैंने कई कोर्सेज लिए थे जब मैं तैयारी कर रहा था, और मैंने जब अब 2 बार मैंने टेस्ट दिया तो मैंने देखा कि वही चीज़ बार बार जो है पेपर में आ रहे हैं। मैंने आईलेट्स रियलिटी टेस्ट भी दिया, उसमें भी वही आया। तब मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ भाई, कुछ तो कुछ है जो मतलब जो रियल टेस्ट में आ सकता है। तो वो सब मैंने 50 से 60 बनाए हुए हैं। और अगर आप मेरा बाकी वीडियो देखना चाहते हैं रीडिंग का, लिसनिंग का, तो मैंने इसी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पता है कि टास्क 1 में हमें 4 पैराग्राफ लिखने होते हैं। ठीक है, जैसे गिवन है। हमें सबसे पहले लिखना होता है इंट्रोडक्टरी। ठीक है, उसके बाद हमें ओवरऑल लिखना होता है। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2। ओके, उसके बाद हमें कई तरह के चार्ट्स दिए गए होते हैं, डायग्राम दिए गए होते हैं। जैसे कि मान लो एक सर्कल होता है, ठीक है, जिसे हम सर्कुलर रिप्रेजेंटेशंस कहते हैं। ठीक है, सर्कुलर चार्ट कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, एक होता है जो वर्टिकल होता है। ठीक है, उसमें ऐसे लाइंस बनी होती हैं, उसे हम कहते हैं लीनियर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लाइन भी कह देते हैं, वर्टिकल रिप्रेजेंटेशंस भी कह देते हैं। ठीक है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लिखिए द असाइन लीनियर रिप्रेजेंटेशन रिवील दैट डिपिक्ट दैट। मैं आपको कुछ लाइंस भी बताऊंगा कि क्या आप उसमें यूज़ करें। उसके बाद मैं आपको वीडियो शो करूंगा कि इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, उसके बाद बार चार्ट होता है। बार चार्ट को तो आपको पता ही है, वर्टिकल चार्ट कह लो या उसे बार रिप्रेजेंटेशन कह लो। ठीक है, उसमें आपको 2, 3 या 4, 5 बार दिए होंगे। ठीक है, उसी बार को आपको एक्सप्लेन करना है। चौथी बात कि दोस्तों, कभी भी किसी चीज़ को जैसे फिगर्स लिखे हैं वैसा नहीं लिखना, क्योंकि उसका क्या फ़ायदा। सेकेंडली, हमें ऐसी मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स को देखना है, चेक करना है और उसे लिखना है। इससे हमारे मार्क्स को, वोकेबलरी को इन्हांसमेंट मिलेगी, हमारे बैंड स्कोर ज़्यादा आएंगे। दोस्तों, जैसे उसमें 19%, 20%, 16% लिखा हुआ है, आप वैसे उतारी जा रहे हैं, तो उससे आपके 5, 5.5 से ज़्यादा नहीं आएंगे। अगर आपको उसके मेन फिगर्स पता लगते हैं, जैसे कि दिस पॉइंट्स इज़ अ पीक पॉइंट। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में क्या है, ये ऐसे करके फिगर जा रही है। ठीक है, तो जब ये ऐसे करके जा रही है तो इसे हम कहेंगे क्लिम्प। ओके, जब ऊपर जा रही है तो हम उसे कहेंगे इंक्रीजिंग। जब उसने नीचे से ऊपर की तरफ पकड़ा तो हम उसे कहेंगे क्लिम। और जब ऊपर जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग शार्पली। अगर पूरा सीधा है या धीरे धीरे जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग स्टेडली। ठीक है, उसके बाद जब जैसे ऊपर से नीचे जाता है तो हम उसे कहेंगे प्लमेट। क्या कहेंगे, प्लमेट। ठीक है, अब जब नीचे जा रहा है तो हम कहेंगे उसे ग्रेजुअली डिक्लाइन। और अगर वो फास्ट डिक्लाइन हो रहा है तो हम उसे कहेंगे ड्रास्टिकली फेल डाउन। ओके, तो ऐसे हम चीज़ों को हमें जो है एक्सप्लेन करना आना चाहिए। और अगर वो सीधा है तो उसे कहेंगे द फिगर इज अनचेंज या स्टेबलाइज्ड। दोस्तों, इन सभी वर्ड्स के मैं आपको सिनोनिम्स बताऊंगा कि हम कैसे हमारे पास वाइडन वोकैबुलरी हो, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास लेक्सिकल रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है अगर हम राइटिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। दोस्तों, मेरे शुरू से ही राइटिंग अच्छी रही थी, क्योंकि मैं सीबीएसई से पढ़ा हूँ और मैंने 2 साल इस फील्ड में आईलेट्स में दिए हैं। तो आई नो अबाउट डैट कि कैसे राइटिंग को लिखा जाता है, इसलिए मैं 7.5 अचीव कर पाया। ओके, तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। Today is a very good news for you. ये हमारे टेम्पलेट्स हैं राइटिंग टास्क 1। टास्क 1 जिसमें आपने 150 होते हैं और ये एकेडमिक का है। How to make an introduction? I'll be giving you the words, the connectors, and I'll teach you how to do the fillers in it. अब ये है कॉमन इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ टास्क 1। आपकी कितनी भी कैटेगरीज ऑफ टास्क 1 की हो, जैसे बार चार्ट है, पाई है, लाइन है, मैप, प्रोसेस, कोई भी आता है आपको, हाउ आर यू गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सी इसके बीच में फिल कर देना जो भी आपके पास कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। द पाई चार्ट इज अ स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएबिलिटी। अब ये डिमांड्स है, सप्लाई है, एक्टिविटी है, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखना है। ये मैंने एज एन एग्जांपल आपको दिया है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ इट। देन द कीवर्ड्स दैट यू आर गोइंग टू यूज इज मैक्सिमम। कितना बढ़ गया, सबसे ज्यादा को मैक्सिमम कहते हैं। अब डिमांड डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। हो सकता है वहां पे डिमांड हो, सप्लाई हो, एक्टिविटीज हो और कोई प्रोडक्शन हो, एनीथिंग, कुछ भी क्वेश्चन है, आपने इस फिलर को फिल करना।
दैट इज द पर्पस ऑफ इट। अब आपके पास कीवर्ड इसमें आ गया मैक्सिमम, नेक्स्ट इज मिनिमम, देन after that comes demand. Demand shows, demand indicates, supply indicates, production indicates, depicts. ये words भी मैंने आपको आगे जाके धीरे धीरे करवा देने हैं। अब comparative means जब आप दो चीजों का comparison कर रहे हो, that is comparative. Then if the demand or supply anything is double होता है, suppose 20 है 40 है, तो आप उसको क्या बोलोगे, 20 का double क्या हो जाएगा 40, उसको double कर दो and use the word. Because task 1 में जितना भी आपका स्कोर आता है, the score always depends upon the kind of the vocabulary and the words that you are using. That is double. The volume means in totality, कि total वो कितना depend कर रहा है. What is the totality of it? That is volume. The graph indicates the peak rise. Peak rise होता है बहुत ज़्यादा ऊपर चलेगा. And if it is steep fall, कि वो एकदम नीचे आना. Consumption कितनी है? Stability means एक जैसा चल रहा है. ये words हैं जो आप लगा के, इनमें से सारे वर्ड्स नहीं लगाने, कॉमा लगाया हुआ मैंने, जैसा ग्राफ होगा वैसा वर्ड लगेगा, आगे आप फिल कर दोगे। स्टूडेंट्स दे फील अनकंफर्टेबल दैट हाउ टू स्टार्ट इट। नाउ आई विल बी गिविंग यू द एग्जांपल्स इन योर टेम्पलेट्स में आपके पास सॉल्यूशंस, एग्जांपल्स, फिगर्स, पिक्चर्स सब कुछ है। आप इसकी प्रैक्टिस इस तरीके से करिए। आई होप दिस इज क्लियर। टेक केयर। टुडे इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू। ये हमारे टेम्पलेट्स हैं राइटिंग टास्क 1 जिसमें आपने 150 होते हैं और ये एकेडमिक का है। हाउ टू मेक एन इंट्रोडक्शन, आई विल बी गिविंग यू द वर्ड्स, द कनेक्टर्स एंड आई विल टीच यू हाउ टू डू द फिलर्स ऑफ दैट। अब ये है कॉमन इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ टास्क 1। आपकी कितनी भी कैटेगरीज ऑफ टास्क 1 की हो, जैसे बार चार्ट है, पाई है, लाइन है, मैप, प्रोसेस, कोई भी आता है आपको, हाउ आर यू गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सी इसके बीच में फिल कर देना जो भी आपके पास कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। The pie chart is a statistical representation of the variability. अब ये डिमांड्स है, सप्लाई है, एक्टिविटी है, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखना है। ये मैंने एज एन एग्जांपल आपको दिया है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ इट। देन द कीवर्ड्स दैट यू आर गोइंग टू यूज इज मैक्सिमम, कितना बढ़ गया, सबसे ज्यादा को मैक्सिमम कहते हैं। अब डिमांड डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, हो सकता है वहां पे डिमांड हो, सप्लाई हो, एक्टिविटीज हो और कोई प्रोडक्शन हो, एनीथिंग, कुछ भी क्वेश्चन है, आपने इस फिलर को फिल करना। दैट इज द पर्पस ऑफ इट। अब आपके पास कीवर्ड इसमें आ गया मैक्सिमम, नेक्स्ट इज मिनिमम, देन आफ्टर दैट कम्स डिमांड। डिमांड शोज, डिमांड इंडिकेट्स, सप्लाई इंडिकेट्स, प्रोडक्शन इंडिकेट्स, डिपिक्ट्स। ये वर्ड्स भी मैंने आपको आगे जाके धीरे धीरे करवा देने हैं। अब कंपैरेटिव मींस जब आप दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो, दैट इज कंपैरेटिव। देन इफ द डिमांड और सप्लाई एनीथिंग इज डबल होता है, सपोज 20 है 40 है, तो आप उसको क्या बोलोगे, 20 का डबल क्या हो जाएगा 40, उसको डबल कर दो एंड यूज द वर्ड। बिकॉज टास्क 1 में जितना भी आपका स्कोर आता है, द स्कोर ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ द वोकैबुलरी एंड द वर्ड्स दैट यू आर यूजिंग, दैट इज डबल। द वॉल्यूम मींस इन टोटलिटी, कि टोटल वो कितना डिपेंड कर रहा है। What is the totality of it? That is volume. The graph indicates the peak rise. Peak rise होता है बहुत ज़्यादा ऊपर चलेगा. And if it is steep fall, कि वो एकदम नीचे आना. Consumption कितनी है? Stability means एक जैसा चल रहा है. ये words हैं जो आप लगा के, इनमें से सारे words नहीं लगाने, कॉमा लगाया हुआ मैंने, जैसा ग्राफ होगा वैसा वर्ड लगेगा, आगे आप फिल कर दोगे। Students they feel uncomfortable that how to start it. Now I'll be giving you the examples in your templates में आपके पास solutions, examples, figures, pictures सब कुछ है। आप इसकी प्रैक्टिस इस तरीके से करिए। I hope this is clear. Take care. Okay. तो गाइस जैसे कि आपने इस वीडियो को देखा, आपने देखा कि जो हमारी मैम है वो हमें बता रही हैं कि हमें टास्क 1 कैसे लिखना है। जैसे कि उन्होंने बताया कि हम कॉमन इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, टेबुलर लिख सकते हैं, जो हमें टेबल दिया होता है, बार को हम बार रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें बार चार्ट लिख सकते हैं, पाई चार्ट लिख सकते हैं, सर्कुलर चार्ट लिख सकते हैं। और उन्होंने एक हमें पर्टिकुलर टेम्पलेट भी दिया है इंट्रोडक्टरी का कि द डैश इज अ स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएबिलिटी इन द डिमांड ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है। बट मैं ये नहीं कहता, जरूरी नहीं समझता कि आप इसे ही लिखिए, आप अपने तरीके से बनाइए। जो फिगर्स हमें दिए हैं, जैसे उन्होंने कार सेल्स के बारे में बताया है, तो आप लिख सकते हैं द असाइन सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन डिपिक्ट द क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल्स ऑफ द कार इन द ईयर ऑफ 2001 to 2002। ओके, ऐसे कुछ दिया होगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं द डाटा इज कैलिब्रेटेड इन परसेंटेज,
क्या लिख रहे हैं, द डाटा इज कैलिब्रेटेड मतलब दिखाना इज परसेंटेज, या वॉल्यूम में दिया है, परसेंटाइल में दिया है, परसेंटम में दिया हुआ है, ठीक है। कई तरह के वोकैब्स, वाइडन वोकैब्स यूज़ कीजिए, ठीक है। उसके बाद है मैक्सिमम डिमांड हो सकता है, मैक्सिमम को हम क्या कह सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैक्सिमम है तो हम उसे कहेंगे, तो दोस्तों जैसे हमारे पास मैक्सिमम गिवन है हम उसे हाईएस्ट कह सकते हैं, ठीक है। टॉप पोजीशन कह सकते हैं, हाई ग्रोथ कह सकते हैं, जिनाइथ पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। मान लो हमें 3 डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है, बार चार्ट दिए हुए हैं। जो हमारा हाईएस्ट है हम क्या कहेंगे, द सेकेंड फिगर शो द जिनाइथ पॉइंट, ठीक है, एंड दी एट द ईयर ऑफ 2011 या एट द परसेंटेज ऑफ 99%, ठीक है। तो एक आप कह सकते हैं द पॉइंट रीच्ड एट पीक पॉइंट इन द ईयर ऑफ 2001 या इन द ईयर ऑफ 2010, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं टॉप स्पोर्ट इन द लिस्ट, द कनाडा, जैसे हमें 3 पॉपुलेशन बताई हैं, चाइना, कनाडा और इंडिया की, हम कह सकते हैं चाइना इन द ईयर ऑफ 2001 द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इन द टॉप स्पॉट, ठीक है। तो आपको लिखना तरीका होना चाहिए, ये नहीं कि द चाइना फिगर इज 150 करोड़, इंडिया फिगर इज 130 करोड़, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना, हमें उसे एक स्ट्राइकिंग, उसे इंटरेस्टिंग बनाना है ताकि इंटरव्यूअर को अच्छा लगे सुनने में, देखने में, ठीक है। उसके बाद मिनिमम पॉइंट आता है, मिनिमम को क्या कह सकते हैं, लोएस्ट कह सकते हैं, वर्स हिट कह सकते हैं, हम उसे श्रैंक कह सकते हैं कि द डाटा इज श्रैंकिंग डे बाय डे। उसके बाद हम उसे लोएस्ट लेस कह सकते हैं, द डाटा इज लेस कंसीडर्ड, जब हम ओवरऑल में लिखते हैं, ठीक है, ओके। तो एक होता है कि एक डिमांड जो होता है डबल हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, 2 फोल्ड राइज। अगर 3 बार डबल हो जाता है क्या कहेंगे, 3 फोल्ड राइज। अगर 4 बार हो जाता है तो हम उसे लिखेंगे 4 फोल्ड राइज, ठीक है दोस्तों। इंट्रोडक्टरी खत्म हो गया, अब हमारे पास आता है जैसे ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल को क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम दी ओवर था कि आप ओवरऑल लिख सकते हैं, टू समराइज लिख सकते हैं, टू रिकैप्चुलेट लिख सकते हैं, फ्रॉम द ओवरऑल ट्रेंड लिख सकते हैं, व्हेन द होल चार्ट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड ऑन यू कि आप किसी वोकैब यूज़ करके अपने टास्क 1 को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टू सम अप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें आगे क्या बोलना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप बोल सकते हैं इट इज़ vividly clear that, या it was considered that, या it was crystal clear that, ओवरऑल के बाद, ठीक है। और अगर प्रोसेस चार्ट है तो आप उसमें लिख सकते हैं इट कंसिस्ट 7 स्टेप, इट कंसिस्ट 4 स्टेप्स, और द डाटा इज कैलिब्रेटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया था वो तो आपको पता ही है, ठीक है। द गिवन इमेज शो द लाइफ साइकिल ऑफ कोकून इन वेरियस स्टेजेस, ठीक है। ऐसा कुछ आपको बताया गया हो, ठीक है। उसके बाद इन द जैसे कि आपको 4-5 स्टेज दिए गए हैं, ठीक है। आप फर्स्ट स्टेज को बोल सकते हैं इन द फर्स्ट स्टेज, द नेक्स्ट स्टेज, फॉलोइंग दिस, एट द एंड स्टेज, ठीक है, ओके। उसके बाद प्रोसेस चार्ट क्या है, द गिवन इमेज शो द प्रोसेस ऑफ, क्या बोलना है, द गिवन शो द प्रोसेस ऑफ। उसके बाद देयर आर डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है, देयर डिफरेंट स्टेप्स दिए गए हुए हैं, ठीक है। इनिशियली इन द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, in the following step, at the end. Overall, it is calculated that the image is very knowledgeable and information for me, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मैप दिया गया है, ठीक है। जैसे मैप में आपको मैं कुछ वोकैब बताता हूँ, जैसे कि रिड्यूस इन साइज में रिड्यूस हो गया मतलब कम हो गया, तो उसे क्या कैसे कहेंगे, श्रिंक्ड कहेंगे, डिमिनिश्ड कहेंगे, डिकोनाइज्ड कहेंगे, ठीक है। मैं आपको लिख दूंगा, ठीक है, कि आपको वर्ड्स में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद है चेंज होना मतलब रिप्लेस्ड होना, मॉडिफाई होना, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म होना, उसके बाद अल्टर होना, ठीक है। उसके बाद है रिमूव्ड होना मतलब जैसे कि जब हमें प्रोजेक्ट चार्ट दिया गया होता है कि हमें प्रेजेंट और 2015 के गार्डन के बारे में, हमें अल्टरेशन के बारे में बताना है, तो हम बता सकते हैं कि जैसे डिमोलिश्ड हो गया है, नॉक डाउन हो गया है, या हाइड हो गया, जैसे कि द ग्रीन एरिया इज डिमोलिश इन द ईयर ऑफ 2050, ओके। उसके बाद है बिल्ट होता है कंस्ट्रक्टेड होना, मेड होना, इंट्रोड्यूस होना, इट्स डिपेंड ऑन द विच वर्ड इज गिवन टू यू, ओके।
उसके बाद स्टैब्लिश होना, उसके बाद है ब्रॉड। ब्रॉड होता है बड़ा करना, वाइडन करना, इनलार्ज करना, जैसे हम रोड को उन्होंने ब्रॉड कर दिया। ओके, उसके बाद इंक्रीज कर देना साइज में। कनेक्टेड, कनेक्टेड होता है लिंक होना, ज्वाइन होना, एसोसिएटेड होना। ओके, ग्रीन लैंड, ग्रीन लैंड होता है वुडलैंड, श्रब, ग्रास लैंड। ठीक है, फ्यूचर प्लान क्या होता है, जैसे एंटीसिपेटेड, ठीक है, प्रोजेक्टेड, एस्टिमेशन, प्रोजेक्शन, प्रेडिक्शन, फोरकास्टेड। जो ये चीज़ें आप यूज़ करते हैं, इट इज़ फोरकास्टेड दैट द चाइना विल ब्रॉडन देयर हॉरिजन, ठीक है, ब्रॉडन देयर गार्डन एंड मे इंट्रोड्यूस सम न्यू फैसिलिटीज़ फॉर द वर्कर एंड पब्लिक। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब आता है थर्ड पैराग्राफ। जब हम मेन पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं उसमें हम लिख सकते हैं एट अ फ्लिटिंग ग्लैंस बाय कास्टिंग अ कैजुअल ग्लैंस। ठीक है, इनिशिएटिंग विद द बेस्ट पॉसिबल, इनिशिएटिंग विद द हाईएस्ट फिगर दैट। ठीक है, उसके बाद लुकिंग फर्स्ट एट द ग्राफ वी कैन सी दैट, टू एम्बार्क विद दैट, टू इनिशिएटिंग विद डैट। उसके बाद आप लिख सकते हैं इट इज़ इमेंसली क्लियर डैट, इट इज़ विविडली क्लियर डैट, इट वॉज कंसिडर्ड डैट। ओके, इट वॉज क्रिस्टल क्लियर डैट। उसके बाद है सेकंड, सेकंड में आप लिख सकते हैं ऑन द फ्लिप साइड। ठीक है, एंड इन रिगार्ड टू द सेकंड ग्राफ, ठीक है, the data is given, the second graph is less than the above mentioned graph। ठीक है, उसके बाद है मीनवाइल, जब हमने कंट्रास्ट करना हो, ऑन द कॉन्ट्ररी। ठीक है, वेयर हैज़, ठीक है, ऑन द सेम टाइम, वाइल, एट द सेम टाइम। ठीक है, इसे आप जब हमें दो चीज़ों के बारे में बताना हो, हाईएस्ट और लोएस्ट, तब हम यूज़ कर सकते हैं वाइल, एट द सेम टाइम, वेयर हैज़, मीनवाइल, नेवरदलेस। ठीक है, हाउएवर, बट। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा हो तो हम उसे कहेंगे स्टेडी डिक्लाइन, ग्रेजुअली डिक्लाइन। जब फास्ट डिक्लाइन हो रहा होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, ड्रास्टिकली डिक्लाइन, स्लाइटली डिक्लाइन। ठीक है, ग्रेजुअली फेल, ओके, स्लाइटली डिक्लाइन बाय टाइनी प्रपोर्शन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, Students, I'm Dr. Roma from DDS Institute of English. This is part 2 of the template. पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिखनी सिखाई है। अब टास्क 1 अकेडमी के बच्चों को I'm going to tell you how to develop the टास्क 1. टास्क 1 की डेवलपमेंट भी तो चाहिए। अगर आप सीधा सीधा लिखते चले जाओगे तो उसमें स्कोर नहीं आता। The only thing is you have to keep it in mind the kind of the words we are going to use, कि हमें वर्ड्स किस तरीके से यूज़ करने हैं, उनको हमें एक इस तरीके से अरेंजमेंट करनी है कि वो आपकी राइटिंग में फ्रेग्रेंस आ जाए, आपकी राइटिंग में एक ऐसी खुशबू आए जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छा है। Now see how it is to be used. The given graph, अब ये बार ग्राफ है, हो सकता है यहाँ पे पाई चार्ट हो, इसमें लाइन ग्राफ हो, कुछ भी हो, ये एक सैंपल है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कोई वर्ड तो मुझे लगाना ही पड़ता ना, तो मैंने बार चार्ट लगा दिया, बार ग्राफ लगा दिया। अगर एग्जाम में पाई है तो आप पाई लगाइए, जो भी आपको दिया हुआ है आप उसी तरीके से लिखिए। द गिवन ग्राफ डिपिक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि किसके बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज अबाउट। अबाउट के बाद ब्लैंक है, ब्लैंक में आप रेफरेंस किसकी लोगे, क्वेश्चन। द डाटा इज कोलैबोरेटेड इन, किस चीज में डाटा की कोलैबोरेशन हुई है, परसेंटेज है, क्या चीजें हैं, आप वो मेंशन करोगे। इट इज क्रिस्टल क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट इमेज मैक्सिमम फिगर जो भी उसमें है एट विच, ये सब कुछ क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है, ये सिर्फ एक लिंकर्स है, एक वर्ड्स है जो आपकी हेल्प करेंगे ग्राफ को डेवलप करने में। द गिवन इमेज शोज लिख सकते हो, डिपिक्ट्स लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। लाइफ साइकिल अगर आपके पास आया है तो सपोज देयर आर 4 स्टेजेस, तो लिख दो इन 4 स्टेजेस, 2 स्टेजेस, 5 स्टेजेस, जितनी भी हैं, ये ब्लैंक छोड़ा है क्वेश्चन के लिए, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, टास्क 1 की एक ब्यूटी है, अगर आप इसको समझ जाओ कि इसमें सारी गेम क्वेश्चन से चलती है,
आप सोचो कि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया और सारा ध्यान आपने फिगर पे लगा दिया, क्वेश्चन माइनस कर दिया, तो उसमें आपको लिखने में बहुत परेशानी होगी। डोंट डू दैट, आई एम टेलिंग यू, इट्स फॉर योर बेनिफिट। डोंट डू दैट, लेट्स फॉलो द स्टेप्स एंड कैरी फॉरवर्ड। इट कंसिस्ट ऑफ जितने भी स्टेप्स हैं, अब मुझे नहीं पता कि ग्राफ कौन सा है, कितने स्टेप्स हैं, वो मैंने अपने टेम्पलेट्स में आपको इलस्ट्रेशंस में ग्राफ्स, फिगर्स सब कुछ दिया हुआ, और ये मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर आप उसको देखोगे तो आप उसको क्लियरली सॉल्व कर सकोगे। Then comes initially the first stage. First stage में जो भी हुआ, you mentioned that. Furthermore, in the next stage, following stage, it gets converted into, ये हमारी final stage आ जाती है। It gets converted into जो भी होगा, that is going to be the final stage. यही process का है। The given image process किसके बारे में है? Brick building है, suppose it is wine manufacturing, कोई भी प्रोसेस आपका चल रहा है, वो प्रोसेस क्वेश्चन का है। देयर आर डिफरेंट स्टेप्स, जितने भी स्टेप्स हैं उसमें फॉलोइंग स्टेप क्या कहते हैं और एंड का स्टेप क्या कहते हैं। दिस इज प्रोसेस। नाउ दीज आर द वर्ड्स, सी दीज आर द वर्ड्स आई विल बी गिविंग यू रिलेटेड टू मैप। इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ लेना। द मीनिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर कि रिड्यूस इन साइज को हम कौन कौन से सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। Similarly, ये सारे examples जितने भी हैं, they are the synonyms. Now, I hope this portion is very clear to you. This is template 2 and it is a part of it. Take care, God bless you, and I would like to suggest you kindly get the reference of the templates. जिसमें उन्होंने लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म बताया है, ठीक है। सो इसमें क्या है, सबसे पहले उन्होंने बताया है कि कैसे मलबरी लीफ से जो सिल्क वॉर्म क्रिएट होता है और इसे 10 दिन लगता है जो एग्स क्रिएट करने में। उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि इसे हमने डिस्क्राइब किया है। द गिवन ग्राफ डिपिक्ट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड शो द सिल्क क्लॉथ प्रोडक्शन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। ओके, as it presented in the first graph, there are 4 stages of the life cycle of a silkworm, from the egg to cocoon, and the silk production done in 6 steps. Okay, तो 6 स्टेप्स में जो सिल्क प्रोडक्शन है वो ख़त्म होता है। तो क्या लिखेंगे हम, जैसे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डायग्राम एट अ फ्लिटिंग ग्लैंस, इसमें क्या लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डायग्राम अडल्ट सिल्कवॉर्म ले एग इन द मलबरी लीव्स। उन्होंने कहा है कि जो अडल्ट सिल्कवॉर्म्स होते हैं वो एग्स देते हैं मलबरी लीव्स पे, और जो एग्स होते हैं वो 10 दिन लेता है एक लार्वा क्रिएट करने में। एग्स टेक 10 days टू प्रोड्यूस सिल्कवॉर्म लार्वा एंड द लार्वा ईट द लीव एंड टेक अनदर 4 to 6 weeks टू रैप देम एंड सिल्क थ्रेड शेल्स टू कंप्लीट देयर थर्ड स्टेज। ठीक है दोस्तों, इसमें मेन आपको मैं बता दूं कि जब हमें कोई प्रोसेस स्टार्ट दिया हो तो उसमें कंक्लूजन लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें कोई फिगर्स नहीं दिए जाते, ठीक है। तो हमें सिर्फ 3 पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा सेकंड जो डायग्राम है वो एक लीनियर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। लीनियर रिप्रेजेंटेशन में क्या दिया हुआ है कि उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ बताया है चाइना और इंडिया का। आप देख रहे हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम थी 1990s में अकॉर्डिंग टू द चाइना, बट आफ्टर दैट द जो ग्रोथ रेट है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा होने के कारण ये 2050 तक ही चाइना को आउटरीच कर जाती है। आउटरीच करना होना मतलब सरपास कर जाना, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कि आप देख पा रहे हैं कि 2030 में जो इंडिया है चाइना को सरपास कर देता है, किस लेवल पे, 1.45 बिलियन में, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। क्या कहेंगे, द लीनियर ग्राफ रिवील द अर्लियर रिसेंट एंड एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर बोथ इंडियन एंड चाइनीज फ्रॉम 1990 टिल 2050। तो ठीक है, इसमें फिर बोलेंगे इन द इनिशियल ईयर द पॉपुलेशन ऑफ बोथ इंडियन एंड चाइनीज वाज क्वाइट लो। अब देख पा रहे हैं कि इंडियन और चाइनीज का इंडियन इनिशियल ईयर में पॉपुलेशन बहुत ही कम है। चाइनीज का 1.2 करोड़ से कम है, सॉरी 120 करोड़ से कम है, और इंडिया का हम जो है हमारा 0.8 बिलियन से भी कम है। Within the subsequent year, a steady increase occurred in the populace of both the nation.
देख रहे हैं कि दोनों कंट्रियों का स्टीडली जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बट द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इज़ फार हायर देन द चाइनीज. दैट इज़ वाई इन द 2030 इंडिया सरपास द चाइना इन टर्म ऑफ पॉपुलेशंस. तो ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं इंडियन विल फेस मोर काउंट एट द टर्म ऑफ पीपल इन इट्स नेशन एंड विल रीच एट द पीक पॉइंट. जैसे मैंने आपको एक वर्ड बताया था जिनाइथ पॉइंट, कि जो है 2040 में या 30 में कह सकते हैं कि इंडिया रीच एट दी इंडिया सरपास द चाइना एंड रीच एट द जिनाइथ पॉइंट इन द ईयर ऑफ 2050. ठीक है, जिनाइथ पॉइंट होता है कि हायर लेवल पे पहुंच जाना. कौन सा हायर लेवल है? 1.6 बिलियन. ठीक है, and overall India experience more serious hike in population and trend show that it will be more number of people in the year to come. ठीक है, इनमें prediction का भी बताया गया है. ठीक है, तो देख रहे हैं कि कैसे सिंपली हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, इसी को ही हम टास्क 1 बोलते हैं. ठीक है, तो हम और भी कुछ देखते हैं, जैसे सर्कुलर का देख लेते हैं. ठीक है, और तीसरा आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें क्या है. हमें पोल्यूशन लेवल बताया गया है लंदन का 1600 से 2000 का. ठीक है, 400 साल का बताया गया है कि कैसे पोल्यूशन शुरू में बहुत कम था, फिर बढ़ा, बहुत ज़्यादा बढ़ा, और उसके बाद फिर से वही डाउन साइड पे चला गया. ठीक है, तो ये तो सिंपली है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहले बढ़ा तो कम हुआ. तो ठीक है, तो हम कोई वो देखते हैं जो कि सर्कुलर हो, ताकि मैं एक एक आपको सभी का समझा दूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. ठीक है, सो आप नेक्स्ट बार ग्राफ देख पा रहे हैं. ठीक है, तो इसमें उन्होंने ऑटोमोबाइल का पोजेशन के बारे में बताया गया है कि हर चाइनीज़ 1000 पीपल में कितनी गाड़ियाँ रखी गई हैं. तो आप देख पा रहे हैं कि जो 1987 में था सिर्फ 300 नियर अबाउट कि सिर्फ 300 जो हमारे बंदे हैं उन्होंने 1987 में जो है गाड़ी परचेज़ की थी, जो कि 2 सालों में ही 500 पे पहुंच गया. उसके बाद द नंबर kept on increasing in term of ownership till 1995 and about 2000 व्हीकल for purchase. ओके, तो 2000 व्हीकल पहुंच गया. ठीक है, अगले ही साल में 1000 पीपल पे. Moving to remaining information, the purchase of automobile accelerate to 3000 in the year 1997. That means almost every 3 Chinese citizen bought the vehicle. Okay, so जैसे clearly आपको crystal clear है, the count of transport authorization increased more than double in just 4 years from 1995 to 1999. So आप clearly देख पा रहे हैं कि the number of possession of vehicle per 1000 is steadily increased and reached at Chenite point in the year of 1999. So अब एक सर्कुलर चार्ट देख लेते हैं. ठीक है, तो सर्कुलर चार्ट भी वर्ल्ड पॉपुलेशन का बताया गया है. ठीक है, तो 1990 में क्या था और 2000 में क्या था. सो इनमें कुछ रीजन्स बताए गए हैं, जैसे मिडल ईस्ट है 6%, हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एशिया पैसिफिक का 54%, जो कि 1900 में जो हमारा था 60%. ठीक है, एशिया पैसिफिक का वो घट गया, और लैटिन अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का, ये सभी का बहुत कम है. ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो पॉपुलेशन थी हमारी 1900 में जो सिर्फ 1.6 बिलियन थी, जो कि 6 टाइम डबल हो गई, 6 बिलियन हो गई सिर्फ जो है हमारे 100 सालों में. ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी ड्रास्टिक चेंजेस आर कमिंग इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, द पाई चार्ट illustrate द चेंजेस इन पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द ईयर 1900 and 2000. ठीक है, द मेजर रीजन आर रिप्रेजेंटेड एज परसेंटेज ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन. ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो जैसे कि आप रीजन्स को देख पा रहे हैं कि जो हमारे रीजन्स दिए हुए हैं. ठीक है, आप सिंपली डिफाइन कर देंगे कि जो एशिया पैसिफिक है इज़ अराउंड 60% ऑफ द होल पाई चार्ट विच इज़ डिक्लाइनिंग बाय 4% इन द ईयर ऑफ 2000. ठीक है, तो उसके बाद आप बाकियों के परसेंटेज बता दीजिए कि अमेरिका का कितना है, साउथ अमेरिका का कितना है. ठीक है, सो इसे ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए ताकि ये अट्रैक्टिव लगे, इंटरव्यूअर को देखने में भी लगे कि हाँ इसके पास लेक्सिकल रिसोर्सेज हैं, इसकी ग्रामर अच्छी है, ताकि वो आपको अच्छा मार्क्स दे सके. जैसे आप कह सकते हैं एक्सप्लेनिंग फर्दर द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग इन अमेरिका वाज मोर डबल फ्रॉम 4% to 10%. जो अफ्रीका के लोग थे वो 4% से 10% के पोजीशन में पहुंच गए 100 सालों में. ठीक है, फ्रॉम द होल वर्ल्ड पॉपुलेशन. ठीक है, वेयर हैज़ द
मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका, अ न्यू कैटेगरी इन 2000 वाज इंट्रोड्यूस विद 6% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, जो मिडल ईस्ट थी और या नॉर्थ अफ्रीका था वो न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं 6% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन की। ठीक है, सो उसके बाद ओवरऑल हम लास्ट में दे देंगे, यहाँ पर सेकंड नंबर पे दे दीजिए। ठीक है, इट इज़ अब्सॉर्ब्ड एट द एशिया काउंट द पॉपुलेशन डिक्रीज बट अमोंग द ऑल द नेशन शोइंग अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है, सो ऐसे हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बाकी भी पाई चार्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। ठीक है, टेबल में क्या है, उन्होंने बताया है कि रेस्टोरेंट एवरेज सेल इन 3 डिफरेंट ईयर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि वैनकूवर का ज्यूरिच स्ट्रीट का कितना है, ड्यून्सम्योर स्ट्रीट का कैसा है और ड्रैक स्ट्रीट का कैसा है। तो उन्होंने ट्रांजैक्शंस बताई हैं, जैसे 854 ट्रांजैक्शंस हैं, वैनकूवर की 750 ट्रांजैक्शंस हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 3 सालों में जो क्या कह सकते हैं, द टेबल इलस्ट्रेट द परफॉर्मेंस ऑफ 3 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द चेन ऑफ रेस्टोरेंट इन 3 डिफरेंट लोकेशन इन वैनकूवर for the year 2016. Okay, it is evident that the best performer in the branch of Georgia Street, which had 854 transactions a day on average, at least 100 more transactions than Duomore Street and more than double from the Drake Street. इनमें उन्होंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बाकी दोनों से कंपेयर कर दिया है, जो कि हमें पता है कि ज्यूरिच स्ट्रीट जो वैनकूवर का है उसकी ट्रांजैक्शंस ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने उससे कंपेयर कर दिया ड्रैक स्ट्रीट और ड्यून्सम्योर स्ट्रीट्स के साथ। ठीक है, उसके बाद हम ज्यूरिच स्ट्रीट के बारे में बता देंगे कि इज़ आल्सो हेड इन टर्म ऑफ एवरेज ट्रांजैक्शंस, जो उनकी एवरेज ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसमें भी जो है ज्यूरिच स्ट्रीट बाकी दो जो रेस्टोरेंट से आगे है। ठीक है, सो उसके बाद है ऑन एवरेज कह सकते हैं कि 50 एक्सेप्ट ड्रैक स्ट्रीट इज़ ईच रेस्टोरेंट। ठीक है, तो हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि हर चीज़ में चाहे ट्रांजैक्शंस हो या नंबर ऑफ टेक अवे ट्रांजैक्शंस हो या पॉपुलर आइटम हो, हर चीज़ में ज्यूरिच स्ट्रीट आगे है। तो इससे आप यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक वर्ड्स टू कंपेयर विद द अदर 2 रेस्टोरेंट, ताकि आपकी टास्क 1 हो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बने। ठीक है, ओके, तो अब हम और देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 पे जाते हैं। सो क्वेश्चन 7 जैसे कि हम देख पा रहे हैं, तो ये एक प्रोसेस चार्ट दिया गया है। ठीक है, सो कैसे ब्रिक्स बनती हैं बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में। ठीक है, ओके, सो देख पा रहे हैं कि इसमें 6 से 7 प्रोसेस बताए गए हैं। ठीक है, ब्रिक्स बनाने का डिफरेंट स्टेप्स आर इन्वॉल्व टू कंप्लीट द होल प्रोसेस। एक्सप्लेनिंग द डायग्राम इन द वेरी फर्स्ट स्टेज द डिगर डिग्स द क्ले। हमें पता है कि फर्स्ट में क्या होता है, पहले जो डिगर होते हैं या मैन पर्सनस होते हैं वो कलेक्ट करते हैं क्ले या हम सैंड कह सकते हैं। ठीक है, विच इज़ देन शिफ्टेड टू द रोलर फॉर मेटल ग्रेड विद द हेल्प ऑफ सैंड एंड वाटर मिक्सर इज मेड। ये एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ही बताई गई है। आप बोल सकते हैं द डाटा इज कैलिब्रेटेड इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जब आप देखो कि डाटा जो है ज़्यादातर पर्सनस, मैन मेड मटेरियल्स या मैन मेड प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो आप उसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक बोल सकते हैं। और अगर वो मशीन्स में इन्वॉल्व है तो आप उसे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बोल सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा स्पेसिफिक वर्ड है जो कि आपको वर्ड काउंट को बढ़ाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप ये प्रोसेस सारा देख सकते हैं और खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोई और टास्क देख लेता हूँ जिसे हम नहीं रिवाइज कर पाए हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पर उन्होंने एक पोर्टलैंड कोस्टल टाउन के बारे में बताया गया है। ठीक है, वो पास्ट में कैसा था और अभी कैसा दिख रहा है। ठीक है, सो इसमें बताया गया द वे इन विच द कोस्टल टाउन पोर्टल ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ठीक है, उसमें कई तरह की फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं। ठीक है, 2007 में। ठीक है, बाय लुकिंग द डिटेल आप बोल सकते हैं। ठीक है, द नॉर्थन पार्ट ऑफ पोर्टलैंड वाज ऑक्यूपाई बाय द सी। आप देख पा रहे हैं कि 1950 में जो नॉर्थन पार्ट है वो सी से ऑक्यूपाई था, बट नाउ इट इज़ modify with the yacht marina। ठीक है, encircled by the road and after the time span more than 5 decade। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं द 57 इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, 57 ईयर ऑफ इंटरवल। ठीक है, 57 ईयर ऑफ इंटरवल के बाद ये चीज़ें वहाँ पर मॉडिफाई कर दी गई हैं। ठीक है, द फैक्ट्री हैज़ बीन इरेक्टेड इन द नॉर्थन पोर्शन। जो फैक्ट्रीज दी जो हम बनी हुई थी, ठीक है, उसे इरेक्ट करके नॉर्थन पोजीशन पे लाया गया है। ठीक है, देन नॉक डाउन एंड पार्क, जो हमारे पार्क थे या ग्रीनरी एरिया था उसे नॉक डाउन कर दिया गया है, मतलब ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद द फैक्ट्रीज वर इरेक्टेड, स्विमिंग पूल एज वेल एज मल्टी स्टोरी कार पार्क वाज कंस्ट्रक्टेड इन द प्लेस
इन 2007, जहाँ पर स्विमिंग पूल या कार पार्क बनाया गया था वो उसे भी नॉक डाउन कर दिया गया है, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने न्यू अपार्टमेंट्स क्रिएट किए हैं या बिल्ड किए हैं या कंस्ट्रक्टेड किए हैं, ठीक है। उसके बाद है while opposite to it after crossing a lane just to the right side of याच मरीना few houses were built, जिसे मैं अपार्टमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर कुछ अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं नियर दी याच मरीना, ठीक है। आप इसे साउथ ईस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉबिंग हेड इवन द 2 lanes, वन द लेफ्ट एंड वन ऑफ द राइट वर शिफ्ट टूवर्ड द साउथर्न लोकेशन ऑफ द टाउन। अब देख पा रहे हैं कि 2 लेन बनाए गए हैं, ठीक है। एक जो हमारा साउथर्न लोकेशन की तरफ जा रहा है और एक हमारे नॉर्थर्न लोकेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो अब इसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल दे दे छोटा सा, ओवरऑल इट इज़ क्लियर दैट द विच हैज़ अ एरिया विच वाज इंडस्ट्रियल फ्रेंडली हैड बिकम मोर और लाइक अ रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल टाउन, ठीक है। सो ऐसे आप डाटा को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कई तरह आजकल जो है एग्ज़ाम में जो है प्रेजेंट और प्रेडिक्शन वाला भी आना शुरू हो चुका है, तो आप उसे भी एक बार गो थ्रू कर लें। इन 50 PDF में वो भी दिया गया है, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे दिया है, बाकी वीडियोस का भी लिंक दे दिया है। मैंने हर टॉपिक पे क्रैश कोर्स बनाया है, आइलेट्स के रिलेटेड, मैं प्रोनाउंसिएशन के रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। तो अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप गो थ्रू कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं मोटिवेट होऊंगा और वीडियो बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो और अगर आप कहते हैं तो चलो और एक दो देख लेते हैं, ठीक है।